ये कहानी उस दिन की है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, या यूं कहूँ कि पिछले जन्म में तबाह कर दी थी। बोर्ड एग्जाम का वो पहला दिन, मैंने एक लड़की की जान बचाई, पर बदले में मुझे क्या मिला? छेड़छाड़ का इल्जाम। जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर निकला, इंटरनेट पर बवाल मच गया। वो लड़की वीडियो में फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि मैंने मदद के बहाने उसका फायदा उठाया। वो बोली, कोई भी लड़की अपनी इज्जत दाव पर लगाकर किसी को झूठा नहीं फंसाएगी। बस उसकी इस एक बात ने मुझे पूरी दुनिया की नजरों में मुजरिम बना दिया। मैंने अपना सारा दुख पी लिया और मेहनत से 666 नंबर लाए। मुझे लगा कि बड़े न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेंगे और मेरी सच्चाई सबको पता चलेगी, पर इंसाफ की जगह मुझे क्या मिली? अपने माँ बाप की मौत की खबर। कुछ सिरफिरे लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पर किस्मत ने पलटी मारी और मुझे दोबारा जीने का मौका मिला। मैं फिर से उसी सुबह में पहुंच गया, हाथ में एडमिट कार्ड और सामने वही रास्ता। पिछले जन्म में मेरा सेंटर दूर था, इसलिए मैं 2.5 घंटे पहले ही घर से निकल गया था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा एग्जाम स्पेशल बस का इंतजार कर रहा था। तभी बगल में खड़ी एक लड़की, वही जेंग्यू, अपना सीना पकड़कर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मेरी माँ नर्स है, उन्होंने मुझे CPR सिखाया था। मैंने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई, एम्बुलेंस का इंतजार किया और फिर भागते भागते सेंटर पहुंचा। पर जब एग्जाम देकर बाहर निकला और फोन चालू किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जेंग्यू ने अस्पताल के बिस्तर से रोते हुए वीडियो डाल दिया था कि मैंने उसके बेहोशी का फायदा उठाया। वो पुराना बस स्टैंड था, कोई CCTV नहीं था, कोई गवाह नहीं था। सबने मुझे गालियां दी। मेरी माँ को अस्पताल में बेइज्जत किया गया। पापा की छोटी सी हॉटपॉट की दुकान तोड़फोड़ दी गई। मुझे लगा कि अच्छे नंबर लाऊंगा तो शायद दुनिया मेरी बात सुने, पर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन जेंग्यू ने अस्पताल की छत से कूदकर जान दे दी। उसके घर वाले हमारे घर के बाहर 20 लाख के मुआवजे का बैनर लेकर बैठ गए। मेरे पापा जब सामान लेने निकले तो कुछ न्यूज वालों के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मुझे अकेला छोड़ गए। मैं बदहवास होकर घर पहुंचा तो सीढ़ियों पर तेल गिरा था। मेरा पैर फिसला और सिर सीधे कंक्रीट पर जा लगा। मरते मरते मैंने देखा कि सामने वाली पड़ोसी की बेटी मौली हाथ में तेल की कुप्पी लिए मुझे नफरत से देख रही थी। और अब मैं फिर से उसी सड़क पर हूँ। बस स्टैंड यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर है। मोड़ मुड़ते ही मुझे जेंग्यू की परछाई दिख रही है, पर इस बार मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। मैंने अपने कदम रोक लिए। दीवार के पीछे से झांक रहे एक छोटे से फूल को मैंने बड़े प्यार से तोड़ा और अपनी शर्ट के बटन में फंसा लिया। फिर बैग से ईयरफोन निकाले और इंग्लिश की ऐप चलाकर जोर जोर से वर्ड्स रटने लगा। ये सब फालतू लग रहा होगा ना, पर यही छोटी चीजें आज मेरी जान बचाएंगी। सड़क पर एक कंकड़ पड़ा था, मैं उसे फुटबॉल की तरह किक मारते हुए चलने लगा। कंकड़ एक खंभे से टकराकर नाली में जा गिरा। जेंग्यू बस आधे मीटर की दूरी पर थी। वो शराबियों की तरह लड़खड़ा रही थी, पर मैं तो पत्थर के पीछे नाली में कूद गया। झाड़ियों से मेरी आंखों पर खरोंच आई तो मैंने चश्मा उतारकर बैग में रख लिया। नाली सूखी थी, मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और पत्थरों को साइज के हिसाब से सजाने लगा। धूप में वो पत्थर हीरे जैसे चमक रहे थे। मैंने बड़े चाव से उनकी फोटो खींची और स्टेटस डाल दिया। पिछले जन्म में इस वक्त मैं उसकी छाती दबाकर उसकी जान बचा रहा था और आज मैं यहाँ पत्थरों से खेल रहा हूँ। मैंने एक दिल के आकार का पत्थर उठाया, उसे टिश्यू पेपर से रगड़ कर साफ किया और सूरज की रोशनी में ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, हार्ट। मैं तो गाने भी गाने लगा। बिना चश्मे के मुझे सब धुंधला दिख रहा था, बस हरियाली नजर आ रही थी। तभी मोगरे के फूलों की खुशबू आई। लोहे की जाली के पीछे एक दादाजी पौधों को पानी दे रहे थे। उनके घर की छत पर लगा कैमरा सीधे मेरी तरफ था। मैंने हेडफोन हटाकर कहा, राम राम दादाजी, आपके मोगरे की खुशबू तो मोहल्ले भर में महक रही है। वो खुश हो गए, बोले, बेटा पेपर देने जा रहे हो? मैंने हाँ कहा। उन्होंने मुझे ढेर सारे सुंदर फूल तोड़ कर दिए। इस सब में 10 मिनट और निकल गए। तभी कुछ आंटियां झोला लेकर बस स्टैंड की तरफ आती दिखी। मैं फूलों का गुच्छा लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। एक आंटी ने मुड़कर पूछा, अरे बेटा ये फूल कहाँ से लाए? मैंने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा पहना और कहा, आंटी आपको पसंद है, ये लीजिए। मैंने सारे फूल उन्हें बांट दिए। जब हम बस स्टैंड पहुँचे, जेंग्यू कहीं नहीं दिखी। वो तो बस स्टैंड के पीछे झाड़ियों में गिरी पड़ी थी, जिसे विज्ञापन वाले बोर्ड ने ढक दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही बस आई, मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया और फिर से कान में ईयरफोन ठूंस लिए। बस चलने ही वाली थी कि एक आंटी की नजर जेंग्यू के गिरे हुए फोन पर पड़ी। फिर उन्होंने उसे देखा और चीख निकल गई उनकी। वो बेचारी नीली पड़ चुकी थी, पर मैंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। लोग कहेंगे कि मैं रास्ता बदल सकता था या टैक्सी ले लेता, पर क्यों? मैं उसे वही तड़पते देखना चाहता था जहाँ से उसने मुझे बर्बाद किया था। उसे लगने दो कि शायद कोई देवदूत आएगा और उसे बचा लेगा। पछतावा बुरे लोगों को करना चाहिए, मुझे नहीं। एग्जाम सेंटर पर मैं पूरे 20 मिनट पहले पहुंचा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डर नहीं। पेपर एकदम झक्कास गया। घर आकर खाना खाया और चैन की नींद सोया। सोकर उठा तो फोन देखा।
अभी तक न्यूज में कुछ नहीं आया था। पापा और मम्मी घर पर ही थे। मम्मी ने ठंडे पानी से मेरा मुंह पोंछा और बोली, बेटा सुना है आज सुबह बस स्टैंड पर किसी स्टूडेंट को हार्ट अटैक आ गया था, हमारे ही अस्पताल में भर्ती है। वो उसे हमारे ही अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है, पता नहीं बचेगा या नहीं। पापा बोले, हाँ मैंने भी सुना, बड़ा अफसोस हुआ, इतनी कम उम्र और ऊपर से आज एग्जाम का दिन था। पर बेटे तुम ये सब मत सुनो, फालतू में डर जाओगे। मेरे मम्मी पापा कितने भोले और नेक दिल हैं। वो अब भी उस लड़की के लिए हमदर्दी जता रहे हैं कि बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया। उन्हें क्या पता कि पिछली जिंदगी में इसी लड़की की वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया था। पिछली बार उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उसे गलत तरीके से छुआ और मेरी मदद को बदतमीजी का नाम दिया था। शायद उसे अब ये आईसीयू वाला नतीजा ज्यादा पसंद आ रहा होगा। दोपहर के पेपर के लिए मेरा बस से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने पापा से कहा, पापा आज आप अपनी स्कूटी से छोड़ दो ना, अपनों को एक बार खोने का गम क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता था, इसलिए अब मैं उनके साथ बिताए हर पल को मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता था। पापा ने स्कूटी के पीछे वाला सामान ढोने वाला करियर हटाया, सीट को कपड़े से रगड़ कर चमकाया और हंसते हुए बोले, अरे तू तो बाप से भी लंबा हो गया है, पैर कहाँ रखेगा। मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच थी और पापा बेचारे मुश्किल से 5 फुट 6 इंच के। मैंने पीछे बैठते हुए उनके कंधों पर हाथ रखा। पापा एग्जाम खत्म होते ही हम सब दादा दादी के पास गाँव चलेंगे, ठीक है। पापा ने धीरे से एक्सीलरेटर घुमाया। अभी कैसे जा सकते हैं, तेरी कॉलेज की पढ़ाई है, फिर तेरे लिए घर खरीदने के लिए पैसे भी तो जोड़ने हैं। मैंने अपना सिर उनके चौड़े कंधे पर टिका दिया। पैसे तो कभी भी कमा लेंगे पापा, पर ये छुट्टियां फिर नहीं आएंगी। 3 साल हो गए हम सब साथ में गाँव नहीं गए। पढ़ाई के चक्कर में हम हमेशा अलग अलग ही गाँव जाते थे। पापा थोड़े हिचकिचाए तो मैंने अपना आखिरी हथियार निकाला, उन्हें हिलाने लगा बचपन की तरह। 18 साल का इतना लंबा लड़का जब छोटे बच्चे की तरह जिद करे तो बाप पिघल ही जाता है। अरे ओए सीधा बैठ, गिराएगा क्या। पापा खिलखिला कर हंसे। ठीक है भाई, कल का माल उतर गया है, बस 1 दिन और दुकान खोलूंगा, फिर परसों सीधे गाँव, वही तेरा रिजल्ट देखेंगे, दादा दादी भी खुश हो जाएंगे। एग्जाम सेंटर पहुंचकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पापा अपनी स्कूटी थामे बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखें भर आई। मैंने मुक्का दिखाकर उन्हें ऑल द बेस्ट कहा और अंदर चला गया। पेपर एकदम जबरदस्त हुआ। आखिर मैं अपने स्कूल का टॉपर जो था। अगर जेंग्यू वाला कांड न होता तो मेरा भविष्य कितना सुनहरा होता। शाम को पापा फिर लेने आए। हांग थका तो नहीं, भूख लगी है, पानी पिए जा। उन्होंने थर्मस से पानी पिलाया। मैंने अंगड़ाई ली और कहा, पापा बस अब सोना है। पिछले जन्म में उस हादसे के बाद मैं एक रात चैन से नहीं सोया था। आज तो नींद जैसे आंखों पर चढ़ी जा रही थी। घर पहुंचा, मम्मी नाइट शिफ्ट पर थी। पापा खाना बनाने लगे और मैं नहाकर कमरे में आ गया। इंटरनेट पर अभी भी सन्नाटा था। जेंग्यू की हालत बहुत खराब थी, पर मुझे पता था कि उसके घर वाले कितनी बड़ी आफत है। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। वैसे जेंग्यू मेरी जूनियर हाई स्कूल की क्लास में थी, पर मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं था। पिछले जन्म के वीडियो में उसने दावा किया था कि मैं उस पर तब से डोरे डालता था। उसने मुझे गंदी नाली का चूहा कहा था, जिसके बाल हमेशा चिपचिपे रहते हैं और जिससे बदबू आती है, जबकि मैं दिखने में काफी ठीक ठाक हूँ। लोग तो कहते हैं मैं हीरो लगता हूँ। अगर वो मरती नहीं तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर देता, पर मरे हुए इंसान से कोई नहीं जीतता। पिछले जन्म में मुझे किसी ने गुमनाम फोटो भेजी थी। एक कबाड़ जैसे कमरे की दीवार पर मेरी ढेरों फोटो लगी थी। मेरी खोई हुई चीजें, जैसे मेरा तौलिया, पानी की बोतल, इस्तेमाल किए हुए पेन, यहाँ तक कि मेरे पुराने अंडरवियर और फटे जूते भी वहाँ सहेज कर रखे थे। वो जेंग्यू का कमरा था। वो लड़की साइको थी, मेरा पीछा करती थी, कूड़ेदान तक छान मारती थी। उस दिन बस स्टैंड पर उसका होना कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। उसके घर वालों को बस पैसा चाहिए था। मरने से पहले उसने मुझे फोन करके कहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं और उसके माँ बाप को 10 लाख का दहेज दे दूं तो वो सब ठीक कर देगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चूहे ने मुझे चूमने को कह दिया हो। मुझे उल्टी आ गई थी। उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, पर दुनिया ने कहा मरने वाला झूठ नहीं बोलता। पर एक सवाल अभी भी था, उसे कैसे पता था कि मैं उसी बस स्टैंड पर आऊंगा। तभी मुझे याद आया, मरते वक्त मैंने अपनी पड़ोसी मौली को देखा था। मौली और मैं साथ ही पढ़ते थे, पर हमारे घरों में कभी बातचीत नहीं होती थी। उसके माँ बाप टीचर थे और बड़े सख्त थे। उसकी जिंदगी का एक एक मिनट उनके हिसाब से चलता था। अक्सर हमारे कमरे की दीवार के पीछे से उनके चिल्लाने की आवाज आती थी, गधी है तू, उस पड़ोस के चाट बेचने वाले के लड़के से कुछ सीख। मेरे पापा ने पहले चाट का ठेला लगाया था, फिर मेहनत से दुकान खोली। वो लोग हमें नीचा समझते थे, पर मैं पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 आता था, जिससे मौली को मुझसे नफरत होने लगी थी। अगले दिन के पेपर के बाद मैंने दोस्तों के साथ पार्टी का बहाना बनाया और गुपचुप 3 छोटे हिडन कैमरे खरीद लाया। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा था, पर इन लोगों की चालबाजियों से बचने के लिए सबूत जरूरी थे। एक कैमरा मैंने घर के पुराने लोहे के दरवाजे के पीछे शुभ लाभ के स्टिकर के नीचे छिपा दिया, दूसरा घर के अंदर और तीसरा
अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के ऊपर, जहाँ से मौली के कमरे का 2/3 हिस्सा साफ दिखता था। जैसे ही मैंने फोन पर ऐप खोलकर कैमरा चेक किया, मेरे हाथ कांप गए। मौली के कमरे की दीवार पर मेरी एक बड़ी सी फोटो थी, जिस पर लाल पेन से बड़ा सा एक्स लगा था। लाल रंग नीचे ऐसे बह रहा था जैसे खून हो। मेरा चेहरा तीरों से छलनी कर दिया गया था। अब पक्का हो गया था, पिछले जन्म में मुझे बर्बाद करने वाली ये मौली ही थी। वो गुमनाम फोटो भी इसी ने भेजी होगी। मैंने एक नया फेक अकाउंट बनाया और मौली का सोशल मीडिया ढूंढा। जो दिखा उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी प्रोफाइल जानवरों पर जुल्म करने वाले वीडियो से भरी थी। हमारे मोहल्ले की बिल्लियाँ और कुत्ते। मैं एक साइको के बगल में रह रहा था। मैंने फौरन उन सबका स्क्रीनशॉट लिया और रिकॉर्डिंग कर ली। तभी उसकी फॉलोइंग लिस्ट में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। मेरा एक ऐसा फॉलोअर जो कभी कुछ पोस्ट नहीं करता था, पर मेरी हर पोस्ट को दिन में 50 बार देखता था। मुझे शक हुआ, क्या ये ज़ेंग्यू है? इस वक्त मैंने वो दिल वाला पत्थर और अपने घर के आंगन के मोगरे के फूलों की एक साथ फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। साथ में एक प्यार भरी कहानी भी शेयर कर दी। एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन मम्मी ने अपनी 15 दिन की छुट्टी ले ली। पापा ने दुकान पर ताला जड़ा और हम तीनों सीधे अपने गांव निकल गए। जब गांव वालों ने गले लगाया, तब जाकर कलेजे को ठंडक मिली। पिछले जन्म का वो सारा डर और तनाव जैसे कहीं गायब हो गया। मैं अपने छोटे भाइयों और कुत्ते के साथ खेतों में पागलों की तरह दौड़ता खेलता, पर मेरी नजर अभी भी ज़ेंग्यू की खबरों पर थी। उम्मीद के मुताबिक आईसीयू में 6 दिन रहने के बाद उसे होश आ गया और बिल्कुल पिछले जन्म की तरह उसने इंटरनेट पर रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बस स्टैंड पर मौजूद उन 7 आंटियों, बस ड्राइवर और मुझ पर इल्जाम लगाया कि हमने उसे मरते हुए छोड़ दिया। उसकी हालत सच में तरस खाने लायक थी। दिल का दौरा पड़ने और इलाज मिलने के बीच 40 मिनट का गैप हो गया था, जिससे उसके शरीर की बैंड बच चुकी थी। अब उसे जरा सा भी झटका लगता तो उसकी जान जा सकती थी। दिमाग की कोशिकाओं को गहरा नुकसान पहुंचा था और ऑक्सीजन की कमी से उसकी किडनियां फेल हो गई थी। अब वो पूरी जिंदगी डायलिसिस के भरोसे थी। वो 18 साल की थी, एग्जाम देने निकली थी। उसके साथ बुरा हुआ, ये सच है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम सब उसकी बर्बादी का बिल भरें? पिछले जन्म की तरह इंटरनेट के कीड़ों ने बस स्टैंड पर मौजूद हर इंसान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। मैं सबसे पीछे था, फिर भी सबसे पहले मुझे निशाना बनाया गया। किसी ने मेरी सुबह 6:30 बजे घर से निकलने वाली फोटो डाल दी और सवाल उठाया कि 5 मिनट का रास्ता तय करने में मुझे 7 क्यों बज गए। लोग कहने लगे, भाई इतनी देर क्यों लगाई, इसकी भी गलती है। वाह भाई, गलती है की भी हद होती है। पर इस बार मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मैंने रास्ते भर जो फोटो खींची थी और 6:50 मिनट पर जो पत्थर वाला स्टेटस डाला था, वो सब सबूत थे। पापा ने उस मोगरे वाले दादाजी से बात की, जो हमारे पुराने कस्टमर थे। दादाजी ने अपने घर के सीसीटीवी की फुटेज दे दी। उसमें साफ दिख रहा था कि 7 बजे तक तो मैं उनसे बातें कर रहा था और फूल तोड़ रहा था। मोड़ की वजह से मुझे बस स्टैंड दिख ही नहीं रहा था। ऊपर से मैंने चश्मा भी नहीं पहना था। बाकी पड़ोसियों के कैमरों ने भी साबित कर दिया कि मैं वही था। बस के कैमरे ने दिखा दिया कि मैं बस स्टैंड पर पैर रखने से पहले ही गाड़ी में चढ़ गया था। मेरा ज़ेंग्यू से आमना सामना हुआ ही नहीं। जब इतने पक्के सबूत सामने आए तो लोगों की सहानुभूति मेरी तरफ मुड़ गई। मैं तो एक सीधा साधा स्टूडेंट था जिसे बेवजह घसीटा जा रहा था। और वो आंटिया, भाई साहब, वो तो प्रोफेशनल फाइटर निकली। जैसे ही ज़ेंग परिवार ने उन पर इल्जाम लगाया, आंटियों ने सीधा उन पर मानहानि का केस ठोक दिया। खासकर वो बॉबकट वाली आंटी, वो तो पूरे शहर की दबंग थी। उन्होंने ज़ेंग परिवार की ऐसी तैसी कर दी। इधर ज़ेंग्यू की हालत ये थी कि उसे होश आते ही वो मेरे प्रोफाइल को दिन में 100 बार चेक कर रही थी। मैंने भी चालाकी की। रोज मोगरे के फूल की फोटो डालता और उस पर मिस यू, लव यू वाले गुलाबी स्टिकर चिपका देता। वो पागल हो गई थी। रात के 3 बजे तक मेरा प्रोफाइल चेक करती थी। मुझे तो लगा था शायद हार्ट अटैक से निपट जाएगी, पर कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, और पापियों की उम्र लंबी होती है। उसने सहानुभूति बटोरने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। गरीबी का रोना रोया, अस्पताल के बिल दिखाए। कुछ भोले लोगों ने उसे पैसे भी दान कर दिए। फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट। हम सब कंप्यूटर के सामने बैठे थे। पिछले जन्म में इतने तनाव के बाद भी मेरे 658 नंबर थे। इस बार क्या होगा? मैंने रोल नंबर डाला, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आया। पापा पसीने पसीने हो गए। दादाजी को लगा गांव का इंटरनेट खराब है। मैंने धीरे से दादाजी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, टॉप 50 बच्चों के नंबर सीधे स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाते। मम्मी पापा को बात समझ आई और वो पागलों की तरह नाचने लगे। पूरे मोहल्ले और गांव को पता चल गया कि कुछ बड़ा हुआ है। दादाजी की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उन्होंने पापा को डांटा, अरे ओ बुद्धू, खड़ा क्या है? जा शहर से मीट मछली और मिठाई मंगवा, पूरे गांव को दावत देंगे। तभी पापा का फोन बजा। नंबर देखते ही मेरी चीख निकल गई। पापा, ये तो टॉप यूनिवर्सिटी वालों का फोन है। पापा के हाथ कांप रहे थे, फोन ही नहीं उठा पा रहे थे। दादाजी ने फोन छीना और बड़े टशन में बोले, हेलो, हाँ, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। पापा और मम्मी ने कान लगा रखा था, पर दादाजी ने उन्हें पास नहीं आने दिया। फोन कटा तो दादाजी
और पापा दोनों रो पड़े। बेटा तूने तो कमाल कर दिया, तेरे 708 नंबर आए हैं, तू पूरे स्टेट का टॉपर है। बस फिर क्या था, टीवी वाले गांव पहुंच गए, मेरा इंटरव्यू हुआ, पूरे देश में मेरा नाम छा गया। जो लोग पहले जेंग्यू की बातों में आकर मुझे कोस रहे थे, अब वो मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जेंग्यू की पोल खुल गई, लोग उसे सोशल मीडिया पर झूठी और अटेंशन सीकर कहकर गालियां देने लगे। स्कूल कॉलेज वाले पापा को फोन करके इनाम देने की बात करने लगे। पापा बोले अब गाँव में नहीं रुक सकते, शहर जाना होगा, एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी है। दादा दादी को डर था कि कहीं कोई मेरा एडमिशन लेटर ना चुरा ले। मैं तो चाहता था कि गांव में तब तक रुकूं जब तक जेंग्यू का तमाशा खत्म ना हो जाए, पर पूरा परिवार गाड़ी में बैठा और हम वापस जंगचिंग शहर आ गए। जैसे ही हमारी गाड़ी मोहल्ले के गेट पर रुकी, पड़ोसियों ने हमें ऐसे घेर लिया जैसे कोई फिल्मी सितारा आया हो। मजबूरी में हमें नीचे उतरना पड़ा। मेरे पापा पुराने बिजनेसमैन हैं, मोहल्ले के हर बंदे को जानते हैं। लोग चिल्लाने लगे, अरे सेठ जी वापस आ गए, बधाई हो भाई, क्या खिलाया था लड़के को? 708 नंबर, कैसे पढ़ता था ये? पापा फूलकर कुप्पा हो गए। अरे हमने क्या सिखाना था, ये तो हमेशा क्लास में टॉप 3 में रहता था। एक आंटी ने पूछा, ये खाता क्या है, कौन सी किताबें पढ़ता है? पापा ने मौका देखकर चौका मारा, अरे और क्या खाएगा, हमारी दुकान की स्पेशल मटन करी और मसाला हांडी खाता है, एकदम असली मसालों वाली, दिमाग तेज और पेट ठंडा। पापा ने मुझे आगे कर दिया, मैं भी जानबूझकर पंजों पर खड़ा हो गया ताकि अपनी 6 फुट से ज्यादा की हाइट दिखा सकूं। आंटियां मुझे ऊपर नीचे से देखने लगी, कोई सिर पर हाथ रख रही थी तो कोई गाल खींच रही थी। सब कह रहे थे कितना सुदर्शन लड़का है, खानदानी शक्ल है इसकी। सब अपनी औलादों के लिए मेरा आशीर्वाद चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर घर की तरफ भागा तो पापा ने चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ उछाला और बोले, जल्दी जा दुकान खोल और साफ सफाई कर, मैं माल लेकर आता हूँ, तेरी कॉलेज की फीस भी तो निकालनी है। पापा को अभी भी अपने टॉपर बेटे की डिमांड का अंदाजा नहीं था। मैं और मम्मी अभी दुकान झाड़ ही रहे थे कि पूरा मोहल्ला दुकान पर टूट पड़ा। पड़ोसियों ने तो मम्मी को सलाह दे दी कि दुकान का नाम सेठ जी की दुकान से बदलकर टॉपर की दुकान रख दो। तभी मेरे स्कूल के दोस्त भी पहुंच गए। सबका रिजल्ट अच्छा आया था। वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज वही लोग मेरी आरती उतार रहे थे जो पिछले जन्म में मुझ पर सड़े हुए अंडे और कचरा फेंक रहे थे। रात के 12 बजे तक दुकान पर इतनी भीड़ रही कि सारा सामान खत्म हो गया। पूरे बाजार की रौनक लौट आई थी। नुक्कड़ वाली फूल वाली आंटी ने हमें एक बड़ा सा बुके दिया, सूरजमुखी, गुलाब और मोगरा। हम तीनों हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। मम्मी पापा आगे चल रहे थे और मैं गुलाब के फूलों के पीछे छिपकर एक सेल्फी ले रहा था। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुँचे, सामने वाला दरवाजा खुला। मौली के मम्मी पापा बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक बनावटी और चापलूसी भरी मुस्कान थी। अरे सेठ जी, बड़ी देर कर दी आज। पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई, आज धंधा जरा चोखा था। बस इतनी सी बात हुई और हम अपने अपने घर में घुस गए। मैं सीधा नहाने गया और कमरे में आते ही फोन चेक किया। वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। जेंग्यू मेरा प्रोफाइल देख रही थी। मेरा अकाउंट असली नाम से था और कई दोस्तों ने उस पर कमेंट किया था कि भाई क्या चक्कर है, प्यार व्यार हो गया क्या? मैंने किसी को मना नहीं किया। तभी मैंने अपने कमरे के कैमरे की लाइव फीड देखी और मेरी चीख निकल गई। मम्मी भागती हुई आई। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन पर दिख रहा था कि मौली दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। मैंने झट से फोन तकिए के नीचे छिपाया और हाथ में चार्जर लेकर बैठ गया। कुछ नहीं मम्मी, बस ये चार्जर पैर पर गिर गया था। मम्मी ने लाड जताया और चली गई। उनके जाते ही मैंने ईयरफोन लगाए। मौली अभी भी दीवार से चिपकी थी। उसकी आंखें मेरी खिड़की पर गड़ी थी। उसके बिखरे हुए काले बाल किसी चुड़ैल जैसे लग रहे थे। जब उसे लगा कि मेरे कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही तो वो पागल हो गई। उसने हाथ में एक नुकीली चीज उठाई और बिस्तर के पीछे लगी मेरी फोटो को पागलों की तरह गोदने लगी। अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे 100 बार चाकू मार देती। मैंने अपनी अलमारी से कसरत करने वाला ग्रीपर निकाला और प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग देखी। पता चला कि एग्जाम खत्म होने के बाद मौली के माँ बाप ने उसे जबरदस्ती फिर से पूरा पेपर हल करवाया था। रात के 2 बजे तक वो उसे टॉर्चर करते रहे। अगले दिन उसे बहुत पीटा गया क्योंकि उसके नंबर कम आए थे। 600 नंबर लाने वाली लड़की 490 पर अटक गई थी। उसे खाना तक नहीं दिया गया। वो रात भर मेरी खिड़की के बाहर किसी साई की तरह खड़ी रही। बहुत खौफनाक नजारा था, पर पिछले जन्म में जो मेरे परिवार के साथ हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। मैंने जानबूझकर खिड़की का पर्दा थोड़ा खुला छोड़ा और दीवार के सहारे लगकर एक सेल्फी ली। फोटो में मेरा साइड फेस और मौली के कमरे की वो खौफनाक दीवार एक डरावनी फिल्म के पोस्टर जैसी लग रही थी। मैंने उसे पोस्ट कर दिया और ओनली मी सेटिंग कर दी। जेंग्यू 1 सेकंड में ऑनलाइन आ गई। मैंने फोटो ऐसी सेट की थी कि वो ना तो स्क्रीनशॉट ले सके और ना ही रिकॉर्ड, बस उसके सन की दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाए। इसके बाद मैंने एक गाना शेयर किया, वही गाना जो मौली को बहुत पसंद था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने यही ड्रामा जारी रखा। जेंग्यू पागलों की तरह रात रात भर मेरा प्रोफाइल चेक करती रही। जेंग्यू के अस्पताल से डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले स्कूल के ग्रुप पर लोग उससे मिलने जाने की बात करने लगे।
एक दोस्त ने मुझे भी बुलाया, पर मैंने सीधा ग्रुप छोड़ दिया और उन सबको ब्लॉक कर दिया। जेंग्यू ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और ये महात्मा लोग उसके पास फल लेकर जा रहे थे। डिस्चार्ज वाले दिन हम फिर से गांव के लिए निकल गए। मम्मी ने बताया कि मौली की माँ मेरे पुराने नोट्स मांगने आई थी, क्योंकि मौली को फिर से तैयारी करनी थी। मम्मी ने सीधे मुंह बोल दिया कि नोट्स तो हमने किसी और को दे दिए। सही किया मम्मी ने। जो लोग पहले हमें नीचा दिखाते थे, आज वो हमारे तलवे चाट रहे हैं। पापा ने मेरे सारे नोट्स और किताबें संभाल कर रखी थी, ताकि गांव के छोटे भाई बहनों के काम आए। गांव में मेरी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। जिस दिन शहर में मेरे दोस्तों की पार्टी थी, उसी दिन गांव में मेरी सफलता की दावत थी। दावत से पहले दादाजी मुझे पूर्वजों की कब्र पर ले गए। हमने वहाँ अगरबत्ती जलाई और पूर्वजों को बताया कि उनका पोता टॉपर बन गया है। धुएं के गुबार के बीच मैंने हाथ जोड़कर मन्नत मांगी, हे पुरखों, बस आज रात जेंग्यू का वो पागलपन जाग जाए और वो उस मौली को अपने साथ ले जाए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पूर्वज इतनी जल्दी सुन लेंगे। रात को मैं सोने ही वाला था कि फोन बजा। मेरे स्कूल के ग्रुप से जुड़े एक दोस्त का फोन था। मैंने जब हाई स्कूल ग्रुप खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वहाँ वीडियो और फोटो की बाढ़ आई हुई थी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। हमारे मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर वो सड़क है जहाँ सब कुछ खत्म हुआ। पार्टी खत्म करके मेरे दोस्त बाहर निकले थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई बस का इंतजार। तभी वहाँ मौली और जेंग्यू साथ साथ दिखी। पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, पर अचानक दोनों में जोरदार बहस शुरू हो गई। दोस्तों ने बताया कि बहस इस बात पर थी कि जिस दिन जेंग्यू को हार्ट अटैक आया था, वो मौली से फोन पर बात कर रही थी और मौली ने उसे कुछ ऐसा कह दिया था जिससे उसे सदमा लगा। दोनों जानी दुश्मन की तरह सड़क पर ही गुत्थम गुत्ता हो गई। उसी वक्त एक तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक वहाँ से गुजरा। जेंग्यू ने अपना सारा जोर लगाया और मौली को ट्रक के सामने धकेल दिया, पर मौली भी कम खिलाड़ी नहीं थी। उसने मरते मरते जेंग्यू का हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ खींच लिया। दोनों ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गई। जेंग्यू की मौके पर ही मौत हो गई और मौली के दोनों पैर कट गए। उसका शरीर सड़क पर बुरी तरह रगड़ गया था। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में मेरे माँ बाप के साथ हुआ था। मौके पर मौजूद मेरे दोस्त बदहवास हो गए। कोई रो रहा था तो कोई उल्टियाँ कर रहा था। जब मैं ये खबर सुनी तो मैं रजाई में मुंह छिपाकर पागलों की तरह हंसा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, पर वो खुशी के थे। मौली को 2 दिन बाद होश आया। उसके कूल्हे के नीचे का हिस्सा काटना पड़ा था और उसकी खाल इतनी छिल गई थी कि डॉक्टरों को उस पर मछली की खाल लगानी पड़ी। ट्रक वाला तो बच गया, क्योंकि गलती इन दोनों की थी। ऊपर से ट्रक भी खटारा था, तो मुआवजे की भी कोई उम्मीद नहीं थी। हम गांव में अपनी दावत निपटाकर 2 दिन बाद शहर लौटे। मोहल्ले के गेट पर देखा तो तमाशा लगा था। कुछ लोग एक हाथ गाड़ी खींच रहे थे। मैंने देखा कि आगे आगे जेंग्यू का बाप चल रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा गाड़ी सीधे दुकान ले चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। सामान दुकान में रखकर हम तमाशा देखने पहुँचे। पता चला कि उस गाड़ी पर जेंग्यू की लाश रखी थी। इतनी गर्मी में लाश पर बस कुछ बर्फ के टुकड़े थे। बदबू आने लगी थी। लोग नाक सिकोड़कर दूर खड़े थे। जेंग परिवार का तर्क बड़ा अजीब था। उनका कहना था कि मौली की वजह से उनकी बेटी मरी है। अब भले ही जेंग्यू ने मौली को धक्का दिया था, पर जेंग परिवार का वही पुराना डायलॉग था, मरने वाला हमेशा सही होता है। मौली के माँ बाप ने खुद को घर में कैद कर लिया और उसी रात चुपचाप घर छोड़कर भाग गए। पर जेंग परिवार शांत नहीं हुआ। उन्होंने उनके स्कूल के बाहर धरना दिया, बैनर लगाए और जेंग्यू का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इंटरनेट पर भी बवाल मच गया। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोया और चुपके से मौली का वो जानवरों पर जुल्म करने वाला अकाउंट वायरल कर दिया। बस फिर क्या था, पूरा देश उनके खिलाफ हो गया। लोग मौली के अस्पताल के बाहर मरे हुए जानवरों की फोटो और बद्दुआओं वाले पोस्टर चिपकाने लगे। जो नफरत पिछले जन्म में मेरे परिवार ने झेली थी, आज वो सब उनके साथ हो रहा था। पर मुझे पता था कि ये लोग अभी भी खतरनाक हैं। मौली के माँ बाप टीचर थे, एक बायो का और एक केमिस्ट्री का। ऊपर से अब उनकी बेटी अपाहिज हो गई थी, एज चली गई थी, नौकरी छूट गई थी और पैसा खत्म हो गया था। ऐसे लोग जहरीले नाग की तरह होते हैं। मैं साये की तरह अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। उन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देता था। शुरू में उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जब मैंने उन्हें पूरा खतरा समझाया तो वो भी सावधान हो गए। 1 हफ्ते बाद खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ट्रक कंपनी ने इंसानियत के नाते जेंग परिवार को 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद उन्होंने गांव में तेरवी रखी। जेंग के माँ बाप को लाइमलाइट का चस्का लग गया था। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी और उन न्यूज वालों को भी बुलाया जो मौली के खिलाफ बोल रहे थे। उनमें वो लड़का और उसके माँ बाप भी थे जिन्होंने पिछले जन्म में मेरे माता पिता का एक्सीडेंट किया था। वो सब वहाँ मौली के खिलाफ जहर उगलने पहुँचे थे। सैकड़ों लोग लाइव वीडियो बना रहे थे। वो मातम नहीं, कोई सर्कस जैसा लग रहा था। और जैसे ही खाना शुरू हुआ, सब के सब तड़पने लगे। वो सब लाइव कैमरे पर हो रहा था। लाखों लोग देख रहे थे और वहाँ लोग मर रहे थे। पता चला कि कातिल मौली के माँ बाप ही थे। पिछले दिन ही मौली ने अपनी हालत से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। उसके गम और गुस्से में उसके माँ बाप पागल हो गए। उन्होंने जेंग परिवार की दावत के खाने में जहर मिला दिया था और सबको मारने के बाद खुद भी आग लगाकर मर गए। जब ये खबर टीवी पर आई
तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। पिछले जन्म के सारे गुनहगार खुद ही जलकर खाक हो गए थे। आज मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनों की उम्मीदों को लेकर एक नए सफर पर निकल रहा हूँ। अब मेरा भविष्य उज्जवल है और मेरे पीछे कोई साया नहीं। और यही हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।